नहीं है कि किसी वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो वो कोर्ट जा सकती है, कुछ ऐसी सी बातें इसमें नहीं है। पहली बात, वर्क प्लेस क्या है, तो ध्यान रखना सब कुछ वर्क प्लेस है। वो ऑब्वियस एक्ट वुमेन के लिए है तो अपने उसी हिसाब से लैंग्वेज बोलेंगे। वुमेन सरकारी एम्प्लॉय है तो उसका जो सरकारी डिपार्टमेंट है जहां पर वो काम करती है वो वर्क प्लेस है। वुमेन कोई प्राइवेट नौकरी करती है तो जिस ऑफिस में जिस कंपनी में वो काम करती है वो वर्क प्लेस है। वुमेन हॉस्पिटल नर्सिंग होम इनमें कोई काम करती है तो वो वर्क प्लेस है। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, घर में काम करती है, जो हमारे घर में काम करने वाले दीदी आते हैं, आंटी आते हैं, वो सब क्या है, वो सब वर्क प्लेस, जहां पे जो प्लेस ऑफ वर्क है, सीधी सी बात है। अब प्लेस ऑफ वर्क के अंदर सब कुछ होता है, क्या क्या होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, आपका क्या कहते हैं ये ड्वेलिंग हाउस, घरों में जो काम करते हैं ना, ड्वेलिंग हाउस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का यहां मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक ऐसी कोई छोटी मोटा सा इंस्टीट्यूट है या कोई एक जैसे छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर मीनिंग दिया गया है। क्या है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि भैया वो लोग जो करते कोई बिजनेस ही है, कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, और उनमें जो एम्प्लॉय है ना वो लेस देन 10 है, लेस देन 10। तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अलग से नाम क्यों दे रहे हैं ये अपने आगे जाके पढ़ेंगे। तो वर्क प्लेस जो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, मेंस में आता है ये, वर्क प्लेस वर्ड डिफाइन करिए क्या होता है, वर्क प्लेस में क्या क्या आता है। पर प्री में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जा सकता है, सॉरी यार, प्री में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जा सकता है कि वर्क प्लेस है क्या। तो ध्यान देना, वर्क प्लेस जो है आपका सेक्शन 2O में बताया गया है, गलत हो तो बता देना, ठीक है। 2O में बताया गया है, क्या है, सब कुछ वर्क प्लेस है। घर में काम करते हैं वो भी वर्क, जो काम करने की जगह है वो वर्क प्लेस है। तो काम करने की जगह तो सब कुछ है, सरकारी आदमी के लिए सरकारी ऑफिस काम करने की जगह है, प्राइवेट नौकरी वाले के लिए प्राइवेट ऑफिस, घरों में काम करने के लिए घर 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 जो है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग से क्यों लिखा गया है वो भी अपने देख लेंगे, वर्क प्लेस। फिर अपने लिए दूसरी बात है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर एक्चुअली में दो जगह डेफिनेशन है, सेक्शन 2N में, सेक्शन 3(2) में। अब वैसे तो आपसे जो पूछी जाती है वो यही वाली पूछी जाती है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है एज पर जो भी ये एक्ट है वो। तो सिंपल सा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स से अलग चीज होती है। किसी वुमेन को अनएप्रोप्रिएटली टच करना इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर आपने फोर्सफुली उसके साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्ट मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो रेप होता है सर। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता है कि उसके वो अनएप्रोप्रिएटली टच करना, उसको आप सेक्सुअल नेचर का उसके साथ कंडक्ट करना, नॉट एक उसके अंदर हम इंटरकोर्स वाली कहानी नहीं बोल सकते, बाकी किसी भी तरह से उसको आप इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं, उसको आप उससे सेक्सुअल फेवर डिमांड करते हैं, आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर करते हैं, शो करते हैं, और ये सब क्या है, फोर्सफुली। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी कंसेंट है तब तो ऑब्वियस ऑफेंस नहीं, फोर्सफुली। तो ध्यान रखना आपने कैसे याद करते हैं। हमारा ये एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसके अंदर हमको दो बातें तो पहले पता होनी चाहिए कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, वर्क प्लेस क्या है। तो वर्क प्लेस वर्ड जो है वो तो बताया गया है 2O के अंदर, याद रखना वर्क प्लेस वर्ड कहां बताया गया है, वर्क प्लेस वर्ड में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद आया सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां बताया गया है, सेक्शन 2N के अंदर। अब आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता क्या क्या, मतलब अपने क्या क्या लिखते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर, कांटेक्ट करके सेक्सुअल फेवर मांगा, तो हम इसमें बोलते हैं अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी तरह से अनएप्रोप्रिएटली टच करना, डिमांड
फॉर सेक्सुअल फेवर, कोई भी एक्ट और कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, शोइंग पोर्नोग्राफी बट अगेंस्ट विल, अगेंस्ट विल, ये है सेक्सुअल हरेसमेंट। जो आप लोग मतलब अगर बात करें आईपीसी पढ़ा है, भारतीय न्याय संहिता पढ़ा है, सेम डेफिनेशन है। तो ये है सेक्सुअल हरेसमेंट एज पर सेक्शन 2 MNO। अब ध्यान देना, अभी तक हमारे लिए मतलब अगर सिर्फ भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी पढ़ी है तो हमारे लिए सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेल पर्सन किसी वुमेन के साथ इस तरह से एक्ट करता है, दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है, अब आती है बात कि क्या इसके अलावा भी कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है? क्या हो सकता है? इस एक्ट के लिए हम बोल रहे हैं कोई भी जो एम्प्लॉयर है, जो उस वुमेन के मतलब जो भी जिसने उसको एम्प्लॉय कर रखा है, अगर वो उसको किसी ना किसी तरह से डराता है, धमकाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको नौकरी से हटा दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको प्रमोशन नहीं दूंगा, मेरी बात नहीं मानी मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा, या तुम्हारे लिए जीना मुश्किल मतलब ऑफिस में जीना मुश्किल कर दूंगा, तो इस तरह की भी अगर हरकतें हो रही हैं, नॉट डायरेक्टली उससे सेक्सुअल फेवर डिमांड करके आप उसके लिए उसको ऐसा बोल रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे को प्रमोशन नहीं हो, ऐसी कोई भी अगर हरकतें हो रही हैं वो भी सेक्सुअल हेरेसमेंट में आती है। वो कहां बताई गई है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो इन शॉर्ट हमको जो ध्यान रखनी है दो बातें, वर्क प्लेस क्या होता है, वर्क प्लेस कहां बताया गया है, सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल हेरेसमेंट कहां बताया गया है। प्री में आपसे पूछा जाएगा सेक्सुअल हेरेसमेंट का सेक्शन नंबर, वर्क प्लेस का सेक्शन नंबर, एंड देन सबसे अलग जो है, जो अभी अपने बात कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको लेकर आप सिर्फ इतनी सी बात पढ़ लेना कि एक मिनट, सेक्शन नंबर गलत तो नहीं लिखा ना आपने? हाँ ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेक्शन 2P, सेक्शन नंबर ध्यान रखना, जिसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या फिर आप कुछ भी बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज बोल दो, ठीक है, जहां पर जो एम्प्लॉय जो है, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, ये आपसे पूछा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। अभी तक कोई भी डाउट? ये एक बेसिक बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है जी, वर्क प्लेस क्या है जी, सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम इतना अलग से बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट अभी बात करेंगे इसके ऊपर, पर ये ध्यान रख लेना। सेक्शन 2P अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन करता है। मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज जहां पर कितने एम्प्लॉइज हैं? 10 से कम, 10 नहीं 10 से कम। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे की बात करते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, फिर अपने आगे की बात करते हैं। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। यहां से आपका एक्ट चालू होता है, आप ये समझ लो। डेफिनेशन अभी अपने करेंगे, ऐसा नहीं है डेफिनेशन स्किप कर रहे हैं, करेंगे, पर पहले एक बार इस एक्ट को समझ लो। ये एक्ट कुछ मोटा मोटी इस तरह से बातें करता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई वुमेन है, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, कहां पर? वर्क प्लेस पे। ऑब्वियस वर्क प्लेस पर ही होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, सेक्सुअल हरेसमेंट होना चाहिए, वर्क प्लेस पर होना चाहिए। तो वो कहां जाएगी? तो ये एक्ट बोलता है कि भैया ये वुमेन जो है या तो इंटरनल कमेटी के पास जाएगी या लोकल कमेटी के पास जाएगी। अभी अपने ये सब पढ़ेंगे, लोकल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। अब इंटरनल कमेटी तो क्या है ना, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट बोलता है कि हर कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अपने हर ऑफिस पे, हर ब्रांच पे एक इंटरनल कमेटी रखेगी। किस लिए रखेगी? जिसका काम होगा कि अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का केस होता है तो उसको वो उस पर वो इंक्वायरी करेगी। तो या तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी। अब बात है भाई लोकल कमेटी क्या है?
सर लोकल कमेटी का कंसेप्ट है जो सरकार द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। हर जिले में एक लोकल कमेटी होती है। तो लोकल कमेटी क्यों? जब कंपनियों में इंटरनल कमेटी है तो जिले में लोकल कमेटी की क्या जरूरत है? इंटरनल कमेटी नॉर्मली जो होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस इंटरनल कमेटी के पास जाता है, पर अगर मामला एम्प्लॉयर के खिलाफ है, जिसने नौकरी रखी है, जिसने नौकरी पर रखा है, एम्प्लॉयर कौन होता है अपने पढ़ेंगे, जिसने नौकरी पर रखा है, जो मेन आदमी है, अगर उसके खिलाफ है तो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मामला है तो, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंटरनल कमेटी नहीं होती है। छोटा सा मान लीजिए आज अपना इंस्टीट्यूट है, कितने 3-4 लोग काम है, तो यहां पर कहां से इंटरनल कमेटी बन जाएगी? तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर मामला है तो लोकल कमेटी के पास जाएगा। एम्प्लॉयर का अगर काम है तो लोकल कमेटी के पास जाएगा। क्यों जाएगा लोकल कमेटी के पास? साहब वो एम्प्लॉयर है, इंटरनल कमेटी में बंदे ही वो रखता है, वो बताएगा इंटरनल कमेटी में कौन लोग होंगे। तो लगता है कि इंटरनल कमेटी वाले उसके खिलाफ चले जाएंगे। तो एक छोटा सा बेस ध्यान रख लेना, वुमेन अपना जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वो ये नहीं बोलता कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट कोर्ट चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लाइट जब भी फ्लक्चुएट होती है कई बार कोई इश्यू आ जाता है। यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत। यस, कंटिन्यू करें अपने। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो ये एक्ट है ना, ये कहता है भाई वुमेन जो है कहां जाएगी, इंटरनल या लोकल कमेटी, या तो इंटरनल या लोकल। अब लोकल कब जाएगी ये कहानी है। अब यहां से अपना एक्ट चालू होता है। अपने को पहले डेफिनेशंस, अब डेफिनेशंस चालू करते हैं ये। तो ये आपको बेसिक समझ आ गया। ये जो एक्ट है किस लिए है? अगर किसी वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे, तीन चीजें, वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस, अगर ये तीन चीजें हैं तो हम मानेंगे कि ये एक्ट लगेगा। और इस एक्ट में प्रक्रिया क्या है कि डायरेक्ट कोर्ट में मामला नहीं जाता है। अगर इस एक्ट के अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, पहले इंटरनल या लोकल कमेटी के पास जाओगे, लोकल कमेटी के पास कब जाओगे। ये इतनी सी बात अपने को बेसिक समझ आ गई। अब आते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक से। सेक्शन 1, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक्ट फोर्स में कब आया? 9 दिसंबर 2013। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का ये एक्ट है और 2013 को ही ये फोर्स में आया, बात खत्म। किस केस के बाद इस एक्ट को बनाया गया? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हाईलाइटेड केस जिसके बाद इस एक्ट को बनाया गया। ये इतनी सी बात इसके इंट्रोडक्शन की हो गई। अब आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में पहले अपने मार्क कर लेते हैं जो हमको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पढ़नी है और उसमें जो जो बातें ध्यान रखनी है। तो पहले लिख देता हूं मैं, एग्रीव्ड वुमेन, ध्यान रख लेना, हमने अभी शायद कल ही खत्म किया ना डीवी एक्ट, एग्रीव्ड पर्सन पढ़ा था, यहां पर क्या यूज किया गया? एग्रीव्ड वुमेन। फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फिर चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी है वो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। अब ध्यान देना कैसे याद करोगे, अब मैं लिख तो दिया, अब आप लोग कैसे याद करोगे? 2A C डबल D डबल E, ए से लेकर ई तक सिर्फ सी है जो सिंगल टर्म में है, बाकी सब डबल है, डबल ए सी डबल डी डबल ई। क्या होगा? 2A एग्रीव्ड वुमेन। इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रख लेना सेक्शन नंबर कैसे बोल रहे हैं, 2A है कि 2B है कि 2C है, बस ये देख लेना, ठीक है। जैसे ये है 2A 2B, दोनों इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉट इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक वर्कर इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वर्कर में एक पॉइंट ध्यान रखना है, एम्प्लॉय नॉट इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दे देना क्या क्या है। एग्रीव्ड वुमेन हम यहां पर किसको बोलेंगे? तो सीधी सी बात ध्यान रख लेना, वुमेन की एज मैटर नहीं करती है इस एक्ट के अंदर, एज डज नॉट मैटर।
हमको एज से कोई लेना देना नहीं है एग्रीड वुमेन के केस के अंदर। तो यहां ये एक्ट बोलता है कि भैया एग्रीड वुमेन हम दो केस पे देखते हैं। एक्चुअली तो वर्क प्लेस के जो ड्वेलिंग हाउस है ना, वो वर्क प्लेस ही है, पर ड्वेलिंग हाउस या ड्वेलिंग प्लेस को लेकर, ड्वेलिंग हाउस ड्वेलिंग प्लेस मतलब घर जहां पर लोग रहते हैं, उसको लेकर ना छोटी मोटी जो बातें हैं वो चेंज है, अलग रखी गई हैं। जैसे कि एग्रीड वुमेन को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक्ट बोलता है कि एग्रीड वुमेन का मतलब है एक ऐसी वुमेन जिसकी एज कुछ भी हो, ज्यादा कम कुछ भी हो, वो जो क्या कहते हैं, अगर उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उस जगह पे जहां पर वो काम करती है, जहां पर वो काम करती है। अब ये डेफिनेशन कहां की है? ड्वेलिंग हाउस की। लिख देता हूं मैं एक बार पहले, फिर आपको समझ आएगा। एग्रीव्ड वुमेन, एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या है जी? तो एग्रीव्ड वुमेन को लेकर सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहले एक बार ऐसी डेफिनेशन लिखना है जो सिंपल सी है कि भाई वुमेन है, एनी एज है, ये कह रही है वो कि उसका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है एट प्लेस वेयर एम्प्लॉयड, जहां पर वो काम करती है, जहां पर वो काम करती है, मतलब वहां पर जहां पर काम करती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं, वुमेन है, किसी भी एज की है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, उस जगह पर हुआ है जहां एम्प्लॉयड है, जहां एम्प्लॉयड है। पर ये डेफिनेशन ड्वेलिंग हाउस के लिए है कि अगर घर के ड्वेलिंग हाउस में अगर वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो वहां पर नौकरी कर रही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई अपने घर पे, भाई मेरे घर पे बोल दो या अपना घर बोल दो, दीदी आते हैं काम करने, वो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो ये एक्ट लगेगा। पर कोई भी एक लेडी थी जो एम्प्लॉयड नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, वो काम नहीं करती यहाँ पे, वो उस दिन उनके साथ आई सिर्फ, और उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, एक्ट नहीं लगेगा। क्यों? एक्ट कहता है एग्रीड वुमेन का मतलब है कि वो वुमेन जो किसी किसी भी एज की हो, तो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट माइनर पे भी लगता है, अगर वुमेन का माइनर वुमेन का अगर हरेसमेंट हो रहा है, वुमेन जो किसी भी एज की हो, अगर उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है ऐसी जगह पर जहां पर वो एम्प्लॉयड है, तो वो एग्रीड वुमेन है, मतलब उस पर वो एक्ट लगेगा। पर ये किसके लिए है? ड्वेलिंग हाउस के लिए, ड्वेलिंग हाउस के लिए। और अगर हम बात करें कंपनीज के लिए तो कानून कहता है नहीं, कंपनीज या जितने भी बचे हुए वर्क प्लेस हैं उनके केस के लिए कानून कहता है कि भैया वुमेन होनी चाहिए, कोई भी एज होनी चाहिए, और उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होना चाहिए, सेक्सुअल हरेसमेंट होना चाहिए, बात खत्म। उसका उस कंपनी में सेक्सुअल हरेसमेंट होना चाहिए, चाहे वो वहां पर एम्प्लॉयड थी नहीं थी, कोई मैटर नहीं करता। तो अगर कंपनी के केस में, कंपनी में अगर किसी भी वुमेन का, आप कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी ऑफिस उठा लो, जहां पर अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो ये एक्ट लगेगा। वो वहां पर नौकरी कर रही थी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी एयरटेल ऑफिस में जाती है, किस लिए जी? सिम चेंज करवाने, सिम पोर्ट वगैरह करवाने, वहां पर उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, एक्ट लगेगा? लगेगा। कानून कहता है एम्प्लॉय थी नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर वर्क प्लेस के केस में एम्प्लॉय थी नहीं थी फर्क नहीं पड़ता, ड्वेलिंग हाउस के केस में एम्प्लॉय होना जरूरी है। अब हमको क्या ध्यान रखना है? हमसे एग्जामिनर इतना डिटेल में नहीं जाता, ये तो चलो ठीक है, बात चली तो अपने ने बात कर ली। क्या है एग्रीव्ड वुमेन, कहां बताया गया है? एग्रीव्ड वुमेन के लिए एज मैटर करता है क्या? नहीं मैटर करता, नहीं मैटर करता, बात खत्म। इतना है एग्रीव्ड वुमेन में ध्यान रखना है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का एग्रीव्ड वुमेन को लेकर। Then comes appropriate government. Appropriate government. यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे चले।
चलो अब आ जाइए अगला पॉइंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आगे जाके एक बात पढ़ेंगे कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये कर सकती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो कर सकती है। तो सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, या फिर एक, या फिर इनमें से कोई भी। जिसका मतलब यह है कि भाई मान लो इस एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऐसी कुछ भी बोल रहा हूं मैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्शन कर सकती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिसेज का के इंस्पेक्शन कर सकती है। तो मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आके कर सकती है इंस्पेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों में से कोई भी एक। तो ध्यान देना, दोनों में से कोई भी एक। ये क्या मतलब हुआ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई भी कंपनी है, सिंपल भाषा में ले रहे हैं, ऐसी कोई भी कंपनी है जिसकी फंडिंग, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट, जिस पर कंट्रोल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का है, यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है उनका है, तो उस केस के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी कंपनी जो दिल्ली में स्टेब्लिश है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी इंस्पेक्शन करने। कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, फंडिंग एस्टेब्लिशमेंट किसने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन जाएगा उनकी जांच करने, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी कंपनी है जिसकी फंडिंग, जिसको एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं दोनों, नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि भैया संबंधित जो भी वो कंपनी है, जो भी वो संस्था है, उस पर पावर किसकी चलती है। तो अगर उस पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है या यूनियन टेरिटरी की चलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर उस पर पावर स्टेट गवर्नमेंट की चलती है तो स्टेट गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो दोनों नहीं है, ये नहीं है कि आप बोलते हो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कर सकती है तो दोनों में से कोई दोनों जा सकते हैं, नहीं सर, दोनों में से कोई एक होगा। कैसे डिसाइड होगा, वो जो कंपनी है उसकी फंडिंग किसने की है, कंपनी को एस्टेब्लिश किसने किया है, ये डिसाइड करेगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आइदर भाई इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, सही, दोनों नहीं हो सकते हैं। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां डिफाइन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या आते हैं, दो आते हैं, सेंट्रल और स्टेट, और दोनों में से कोई एक ही गवर्नमेंट होगी, दोनों में से कोई एक ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगा। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता दे रहा हूं, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि जो लोकल कमेटी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरपर्सन, लोकल कमेटी का हेड। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 5, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 5, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर को लेकर बस इतना ध्यान रख लेना, घर में जो काम करती हैं वुमेन, घर में काम करने वाली वुमेन, घर में जो वुमेन काम करती है, बट क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होती। मेंबर ऑफ फैमिली डोमेस्टिक वर्कर नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक लड़की अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी, और ऑब्वियस फैमिली मेंबर है, फिर तो वो रिश्तेदारों के घर वहां रहने गई हुई थी। तो वहां पर घर में रहते हैं तो आदमी काम भी करता है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट काम किस लिए कर रहा है, एज ए मेंबर ऑफ फैमिली। वहां पर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो एक्ट नहीं लगेगा। सेक्सुअल हरेसमेंट कब लगता है, अगर कोई वुमेन है जो वहां पर काम कर रही है। तो डोमेस्टिक वर्कर का मतलब क्या होता है कि वो वुमेन जो घरों में काम कर रही है, पर घरों में वुमेन वो भी काम करती हैं जो उस घर की फैमिली मेंबर होती हैं, माँ बेटी, कोई रिश्तेदार आया हुआ है वो भी काम करती हैं, वो फैमिली मेंबर होती हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर नहीं बोला जाता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या फैमिली मेंबर डोमेस्टिक वर्कर है, नहीं है सर,
तो अगर फैमिली मेंबर के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ये पॉइंट समझ आया? इस पॉइंट को लेकर कोई भी दिक्कत? अब ये ध्यान देना, जो वर्कर होता है ना, जो एम्प्लॉय होता है, अब नॉर्मली तो अपने लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? एम्प्लॉय। तो कानून ने क्या किया, मतलब इस एक्ट में क्या किया है, जो घरों में काम करते हैं उनके लिए तो लैंग्वेज यूज की है डोमेस्टिक वर्कर, सेक्शन 2A(C), ठीक है, 2E, ई है ना, गलत तो नहीं है कुछ? A B C, हाँ ठीक है, 2E, ठीक है। जो घरों के अलावा कम काम करते हैं उनके लिए लैंग्वेज यूज की है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। अब ध्यान देना, डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में वुमेन काम करती हैं, पर फैमिली मेंबर इज नॉट ए डोमेस्टिक वर्कर। एम्प्लॉय जो अदर घरों को छोड़कर और जहां पर भी वुमेन्स काम करती हैं उनके लिए लैंग्वेज यूज की गई है एम्प्लॉय। वो वुमेन जो किसी वर्क प्लेस में काम करती हैं, चाहे वहां पर उनको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको एज ए ट्रेनी रखा गया है, इंटर्न रखा गया है। आप लोग लॉ स्टूडेंट हो, आप लोग को पता है कि आप लोग लॉ फॉर्म में इंटर्न करने जाते हो सकता, कई इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जहां पर पैसा नहीं मिलता है, आप एम्प्लॉय हो। एज पर दिस एक्ट आप एम्प्लॉय हो। अगर आपके साथ वहां पर सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो ये एक्ट लगेगा। जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपको रेम्यूनरेशन पे नहीं रखा, सैलरी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आपको सिर्फ ट्रेनिंग पर रखा है, आप इंटर्न हो तो आप एम्प्लॉय नहीं होगे, नहीं, आप एम्प्लॉय हो। तो दो कैटेगरी है, काम करने वाले की दो कैटेगरी हैं, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉय। डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम करते हैं, फैमिली मेंबर डोमेस्टिक वर्कर नहीं है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो घरों के अलावा और वर्क प्लेस में काम करते हैं। एम्प्लॉय के केस के अंदर चाहे सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, ट्रेनी है इंटर्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलत हो तो बता देना, ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी इसके अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, हर कोई एम्प्लॉयर है। आप कंपनी के अंदर जो लोग मैनेजमेंट देखते हैं, जो हेड होते हैं, हेड ऑफ ऑफिस, घरों के अंदर जो लोग एम्प्लॉय करते हैं, जो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर हो गए ऑफ ड्वेलिंग हाउस, ये सब एम्प्लॉयर है, ये सब एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर हमारे हमारे लिए प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्पज से ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब ध्यान दे देना। सेक्शन 2 डेफिनेशन अपना यहां खत्म होता है क्योंकि बाकी अपने पढ़ चुके हैं, तो ध्यान देना। 2A(C)(D)(E), एग्रीव्ड वुमेन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेयरपर्सन, डोमेस्टिक वर्क डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। कैसे याद करोगे ये देख लिया। उसके बाद आप कहां से याद करोगे, उसके बाद का जो पार्ट है सेक्शन इसका सेक्शन 2 का, उसके बाद का जो पार्ट है सेक्शन 2 का, वो ये याद रख लेना, सेक्शन 2NOP। कौन कौन सा है? सेक्सुअल हरेसमेंट, वर्क प्लेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये याद रख लेना कि जहां पर लेस देन 10 लोग नौकरी पर रखे गए हैं, 10 से कम लोग नौकरी पर रखे गए हैं। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, डेफिनेशन वाला एरिया अपना खत्म होता है। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। अब अपने आते हैं, देखो रैपिड रिवीजन वाली क्लास है तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो तेज लेकर चलना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि एक्ट भी खत्म करना है और आपको एक्ट पढ़ाना भी उसी हिसाब से कि आपको प्री के हिसाब से पता लग जाए भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चलें अब आगे, कुछ पूछना है?
सेक्शन 3 में बस इतनी सी बात याद रख लेना कि कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि नो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 3 बात खत्म, और कुछ नहीं। सेक्शन 3 आपसे पूछा नहीं जाता कभी, बस इतना पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा सेक्शन बोलता है कि सेक्सुअल वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होगा। सेक्शन 3 बात खत्म, और कुछ नहीं पूछेगा। ये है आपका सेक्शन 3। कोई भी डाउट कुछ भी, अब आ जाइए जहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांसेस है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कमेटी। सेक्शन नंबर ध्यान दे देना सबसे पहले। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का है सेक्शन 4, लोकल कमेटी का है सेक्शन 5 बोल दो, चलो सॉरी सेक्शन 6 और 7। सेक्शन 6 और 7 इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में क्या बात बोली गई है, जो कंपनी के अंदर। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, होप सो। लाइट आ गई है, चलो। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में टोटल लोग होंगे 4। कौन कौन होंगे, अब ये ध्यान देना। इंटरनल है ना, इसको अपने बोलेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो ध्यान रखना कौन होगा, वुमेन। हेड कौन होगा, वुमेन। उसके बाद एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 एम्प्लॉई, 2 एम्प्लॉई जो कंपनी के एम्प्लॉई। एक होगा बंदा फ्रॉम एनजीओ, एक होगा बंदा फ्रॉम एनजीओ। ये 4 होंगे। तो इसीलिए अपने बोलते हैं 4 लोग, जिसके अंदर 1/2 लोग जो हैं वुमेन होने चाहिए। 1/2 शैल बी वुमेन। तो अब अपने से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का सेक्शन 4। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कौन बनाएगा, एम्प्लॉयर। एंड उसकी ड्यूटी है, हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा अपना जो भी वर्क प्लेस है वहां पर। नहीं बनाता तो सर उसको पनिश किया जाता है। क्या सेक्शन है, हम आगे जाके पेनल्टी नाम से एक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अपने ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। उसके बाद अपॉइंट कौन करता है, जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा, एम्प्लॉयर। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एम्प्लॉयर की ड्यूटी है क्या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना। जी हाँ, ड्यूटी है। कितने मेंबर होते हैं, ध्यान देना। 4 मतलब कम से कम 4। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वुमेन, 2 एम्प्लॉय होने चाहिए, एक एनजीओ का बंदा होना चाहिए, और इन मान लो टोटल 4 है तो आधे लोग वुमेन होने चाहिए। ये हुआ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लेकर एक बेसिक स्ट्रक्चर। लोकल कमेटी में आते हैं। लोकल कमेटी बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हर जिले में एक ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन होता है अभी देख लेंगे। ये बनाएगा। अपॉइंट कौन करेगा मेंबर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जाएगा, मतलब कितने लोग होंगे, 5। अब 5 का क्या सीन है, 5 का सीन ये है जी कि एक तो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको अपने बोलेंगे चेयरमैन। एक पूरे जिले के अंदर कोई भी ऐसी वुमेन जो सोशल वर्क के अंदर बहुत एक्टिव है, उसको बनाया जाएगा चेयरमैन, चेयरपर्सन जिसको अपने बोलते हैं। फिर एक वुमेन होएगी फ्रॉम ब्लॉक, वार्ड, तहसील, उस लेवल से। तो एक जिले लेवल की वुमेन हो गई। जिले लेवल के अंदर जो भी मान लीजिए कोई नॉट सरकारी पद, कोई भी सोशल पोस्ट पे है, मान लीजिए कोई जिले की कोई जिला अध्यक्ष है, या फिर कोई एनजीओ की कोई है, नॉट हाँ एनजीओ की भी कह सकते हैं, जो सोशल लेवल पे काफी एक्टिव है, वो चेयरमैन हो जाएगी। फिर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, तालुका लेवल की एक वुमेन हो जाएगी। 2 लोग एनजीओ से आ जाएंगे, और एक जो होगा वो सरकारी ऑफिसर होगा। सरकारी ऑफिसर, मेंबर एक्स ऑफिशियो, जो जिले के अंदर जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका एम्प्लॉय होगा। तो ध्यान देना। लोकल कमेटी सेक्शन 6 और 7 में लोकल कमेटी कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन सा सेक्शन बात करता है ये, सेक्शन 6। अपॉइंट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कितने होंगे, ये होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वुमेन होगी सोशल वर्क में, एक ब्लॉक तहसील तालुका से वुमेन होगी, 2 एनजीओ के लोग होंगे, एक मेंबर एक्स ऑफिसियो होगा, ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही
ऑटोमेटिकली ही जो लोग हैं वो आधे से ज्यादा लोग वुमेन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये जो एनजीओ के लोग हैं ना, इन एनजीओ में कहा गया है कि एक जो है वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी इनका होना चाहिए। तो अपने को ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है पहले, ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ लो। इंटरनल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी सेक्शन 4 कौन बनाएगा, कितने लोग होंगे, कौन अपॉइंट करेगा। लोकल कमेटी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान देना, कौन सा सेक्शन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात करता है? सेक्शन 4। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कौन स्टैब्लिश करता है? एम्प्लॉयर। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर ऐसे कुछ भी बोल देगा भाई वो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से कि क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। लोकल कमेटी कौन बनाएगा? सेक्शन नंबर, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर। कोई भी डाउट कुछ भी दोनों में, स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना और बनाता कौन है। फिर इसमें 2 क्वेश्चन है जो आते हैं, आए भी हुए हैं। एक क्वेश्चन तो मेंस में आया हुआ है, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाले में, हाँ इससे पिछले वाले में, इससे पिछले वाले मेंस में आया हुआ है कि जो मेंबर है ना, चलो यस, अब बता देना कोई भी डाउट हो। डेस्कटॉप कोई यहाँ पे लाना पड़ेगा, लैपटॉप तो यस, अब बता देना कोई भी डाउट हो। यस, ये एक स्ट्रक्चर समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है कमेटी को लेकर। इंटरनल, लोकल, इंटरनल क्या होती है, लोकल क्या होती है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर क्या भाई? एम्प्लॉयर मालिक, मालिक को कौन अपॉइंट करेगा? आपका घर है, आप मालिक हो, आपको किसने अपॉइंट किया है? आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, मालिक का तो कुछ होगा नहीं ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात करेंगे अभी, एम्प्लॉयर को लेकर तो कुछ भी नहीं होगा। समझ आ गई बात? हाँ, एम्प्लॉयर मतलब मालिक। या फिर अगर अपने ये भी बोलें कि मान लो अगर एम्प्लॉयर ये लोग भी होते हैं, ये जो सीईओ और ये सब होते हैं, तो ये सब तो यार उनका जो भी अपना अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया है वो होता है। कोई कंपनी सीईओ कैसे अपॉइंट करती है, जो भी उनके प्रक्रिया के होते हैं वो सब है। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं आगे की कहानी पे। अब यहाँ पे ना इन दोनों में एक कॉमन दो चीजें हैं, टॉपिक हैं जो कॉमन है। एक पीरियड 3 इयर्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का हेड मेंबर, लोकल कमेटी का हेड मेंबर कितने समय के लिए अपॉइंट किए जाएंगे? 3 साल। 3 साल, 3 साल के लिए ये लोग जो है अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद रिमूवल, कोई भी हेड मेंबर इनको कब हटाया जा सकता है? सिंपल सा ध्यान रख लेना, SODA। मेंस में आया था ये क्वेश्चन कि मेरे को याद नहीं इंटरनल या लोकल जो भी पूछा था कि मेंबर्स को कब हटाया जा सकता है अगर वो सेक्शन 16 को का कॉन्ट्रावेन करते हैं। कॉन्ट्रावेन मतलब उसका ब्रीच करते हैं। किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए या तो गिल्टी पाए जाते हैं या उसकी प्रक्रिया चल रही है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में या बोल दूं इनडिसिप्लिन में गिल्टी पाए जाते हैं या प्रक्रिया चल रही है। एब्यूज हिज पावर, अपनी पावर को अगर उन्होंने एब्यूज किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि भैया मैं इंटरनल कमेटी का मेंबर हूं और उसी के बेस पे उन्होंने कोई किसी से फायदा लिया, एब्यूज हिज पावर। तो ये है, कितने ग्राउंड है ध्यान देना। सेक्शन 16 एक ग्राउंड, सेक्शन 16 का ब्रीच। उसके बाद किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी हो गए तब भी हटोगे, ऑफेंस का केस चल रहा है तब भी हटोगे। तो 2 ग्राउंड हुए, 1 2 3। इनडिसिप्लिन के लिए गिल्टी पाए जाते हो, इनडिसिप्लिन की प्रक्रिया चल रही है, और छठा ही है। तो 6 ग्राउंड है। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर। डायरेक्ट आने लायक क्वेश्चन है, कितने समय के लिए अपॉइंट होता है और रिमूवल। ये है आपका इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी। अब दोबारा बता दे रहा हूं, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इंटरनल कमेटी सेक्शन 4, लोकल कमेटी 6 और 7। इंटरनल कमेटी कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर। बना इस्टेब्लिश कौन करता है? एम्प्लॉयर। और उसकी ड्यूटी है, हर ऑफिस में, हर वर्क प्लेस पे इंटरनल कमेटी होगी। कौन अपॉइंट करेगा? कितने लोग होंगे? लोकल कमेटी कौन इस्टेब्लिश करेगा?
कितने लोग होंगे, लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, कितने समय के लिए अपॉइंट होंगे, हटाया कब जा सकता है। ये आपको पता ही है लोकल कमेटी के पास मामला कब जाएगा, अगर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है अगेंस्ट एम्प्लॉयर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर इंटरनल कमेटी नहीं होती। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे चले। यस, बाकी लोग भी, आप लोग भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चले। चलो अब आ जाइए टॉपिक पे। इंटरनल हो गया, लोकल हो गया। अब दो चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, नोडल ऑफिसर। अब ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कहानी हमसे हमसे क्यों पूछी जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो बंदा है जो लोकल कमेटी स्टैब्लिश करता है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है, तो ध्यान देना, सबसे पहली बात, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। किसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया जाता है, क्या नाम है आपका, ये डीएम, एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, इनमें से कोई भी, फर्क किसी में भी नहीं है, बट नाम है तो अपने को नाम चारों याद रखने हैं। जो जिले का डीएम होता है या कलेक्टर को ही बोला जाता है वैसे, बट नाम है, याद रख लेना, इनको बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इनमें से किसी को भी, डीएम, एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, इनको बनाया जाता है। कौन बनाता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन नंबर, सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्टर का। नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर कौन होता है, नोडल ऑफिसर बनाया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इसका काम क्या होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी के वार्ड लेवल पे, जिसको क्या कहा जाता है कि तुम सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट जो है, जो भी तुम्हारे पास कंप्लेंट आती है सेक्सुअल हरेसमेंट की, वो रिसीव करोगे और उसको फॉरवर्ड करोगे विद इन 7 डेज। ये ध्यान देना, दो अथॉरिटी है, मतलब दो ऑफिसर हैं, इनका हालांकि कोई रोल नहीं है, ये लोग यहीं खत्म हो जाएंगे बस। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, जिनका काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का तो काम है ये लोकल कमेटी इस्टेब्लिश करता है। तो हमको पढ़ना जरूरी है कि भैया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा, किसको बनाया जाएगा। जो ये नोडल ऑफिसर है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये लोकल, मतलब ब्लॉक, तहसील, तालुका, इन पे जो है रहता है, मतलब वहां पे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा। और इसका काम क्या है कि तुम उस लोकल लेवल पे, क्योंकि लोकल कमेटी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिले लेवल पे, भाई आपका जो जिला है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके अंदर और भी तो छोटी छोटी गांव, तहसील, तालुके, ये सब होते हैं ना, तो वहां पर उसको रखा जाता है कि भैया तुम उस गांव में रहोगे, वहां पर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हमको बताना, तुम तहसील में रहोगे, तहसील में कोई एक्टिविटी होती है तो हमको बताना। इसके पास सेक्सुअल हरेसमेंट का कंप्लेंट केस आएगा और ये फॉरवर्ड करेगा 7 दिनों के अंदर अंदर, किसको, भाई लोकल कमेटी को। तो अब ध्यान देना, कौन सा सेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात करता है, कौन सा सेक्शन नोडल ऑफिसर की बात करता है। नोडल ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसके द्वारा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको बनाया जाता है, नोडल ऑफिसर का काम क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट 7 दिनों के अंदर अंदर फॉरवर्ड करना लोकल कमेटी को। क्यों, क्योंकि लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठती है। तो कोई तहसील में कोई कांड हुआ, कोई पंचायत लेवल पे कोई कांड हुआ, तालुका मतलब पंचायत, पंचायत लेवल पे कोई कांड हुआ, तो फिर वो
नोडल ऑफिसर के पास जाएंगे, नोडल ऑफिसर वो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा लोकल कमेटी को। ये 2 लोग हैं, इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से। यस, कोई भी डाउट किसी भी तरह का, फिर अपने आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान दे देना, डेफिनेशन हो गई, ये कमेटियां हो गई, और ऑफिसर हो गया। ये सब अपने कर चुके हैं, ठीक है। अब अपने आते हैं आगे। हाँ हाँ, छोटा सा है, अब तो कुछ भी नहीं है। आधा घंटा दे दो बस मुझे, आधे घंटे में खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं है अब तो। जो सबसे इस एक्ट के अंदर जो सबसे अजीब अजीब बातें थी ना, वो सब अब खत्म हो गई हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आएगी सीधा प्रक्रिया, प्रोसीजर। छोटा सा है बिल्कुल अब तो। अब ध्यान दे देना बस कि प्रोसीजर में ये है कि भाई मान लो अगर कोई वुमेन है, उसको कंप्लेंट करनी है, तो किसको करेगी, कितने टाइम में करेगी। तो अब ध्यान दे देना, प्रोसीजर में मेन 3 स्टेप है। कंप्लेंट, यही लिख देता हूं, इंक्वायरी, इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। ये मेन 3 स्टेप है। कहां से चालू होते हैं? सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13। अब ये है क्या क्या कंप्लेंट को लेकर, सिंपल सी बात, कौन कंप्लेंट करेगा, कौन, कितने समय में, टाइम, किसको। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन बात करता है कंप्लेंट के बारे में, कि भाई कंप्लेंट की एप्लीकेशन डलेगी, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 9, किसको डलेगी। तो ऐसा है जी, या तो आप इंटरनल कमेटी के पास जाएंगे, या आप लोकल कमेटी के पास जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक के पास जाएंगे। लोकल के पास कब जाएंगे? अगर कंप्लेंट है अगेंस्ट एम्प्लॉयर, कहां पर, अगेंस्ट एम्प्लॉयर, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मामला है, इन दोनों केसेस के अंदर आप लोकल कमेटी के पास जाते हैं। अदरवाइज आप इंटरनल के पास जाओगे। कितने समय में जाओगे? 3 महीना। 3 महीना। कंप्लेंट कौन करेगा? एग्रीव्ड वुमेन। बट अगर एग्रीव्ड वुमेन मर चुकी है, इनकेपेबल है, सिर्फ तभी। जनरल रूल है एग्रीव्ड वुमेन, अदरवाइज उसके लीगल हायर वो कब कर सकते हैं? उसके बेटा बेटी, कोई रिश्तेदार, उसके बिहाफ पे कोई, वो कब कर सकते हैं? अगर एग्रीव्ड जो है वो इनकेपेबल है। इनकेपेबल मतलब मर गई, बीमार है, कुछ भी ऐसा है तब। तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज, कंप्लेंट कौन करेगा? एग्रीव्ड वुमेन करेगी। कैसे करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट राइटिंग में होनी चाहिए। कंप्लेंट राइटिंग में होनी चाहिए। एग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट करेगी, कितने टाइम में करेगी? 3 महीने में। किसको करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल कमेटी के पास आप कब जाओगे। ये है कंप्लेंट की बात, इतनी है और कुछ नहीं देखना। इंक्वायरी के बारे में, सीधा कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी चालू होती है? नहीं, सीधा नहीं चालू होगी, सीधा नहीं चालू होगी कंप्लेंट के बाद। तो कहानी क्या है? पहले तो आपने की कंप्लेंट, कंप्लेंट के बाद डायरेक्ट इंक्वायरी चालू नहीं होगी। कंप्लेंट के बाद हो सकता है आप लोगों में सेटलमेंट हो जाए, जिसको यहां बोला गया है कंसिलिएशन, सेक्शन 10। तो क्या मामला सेटल हो सकता है? हो सकता है। किसकी रिक्वेस्ट पे होगा? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीव्ड वुमेन।
अगर एग्रीव्ड वुमेन कमेटी को ये बोलती है कि मैं मामला सेटल करना चाहती हूँ, तभी सेटलमेंट होगा। क्या नाम है, जो रिस्पोंडेंट है उसके कहने पे सेटल नहीं होगा। तो ये ध्यान रख लेना। कौन सा सेक्शन कंसिलिएशन की बात करता है, किसकी रिक्वेस्ट पे? अगर एग्रीव्ड वुमेन कहती है तभी होगा मामला सेटल। उसके बाद इंक्वायरी होगी जी। अगर मामला सेटल नहीं होगा तो इंक्वायरी होगी। लोकल कमेटी के पास है तो लोकल कमेटी इंक्वायरी करेगा, इंटरनल कमेटी है तो इंटरनल कमेटी इंक्वायरी करेगी। सीधी सी बात है। इंक्वायरी कौन करेगी? लोकल कमेटी है तो लोकल कमेटी, इंटरनल कमेटी है तो इंटरनल कमेटी इंक्वायरी करेगी। तो इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी कितने दिनों में होगी? टाइम 90 डेज। 90 दिनों के अंदर अंदर इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए। क्वेश्चन, इंक्वायरी कितने दिनों में खत्म होनी चाहिए? 90 दिनों में। कंप्लेंट हो गई, अगर सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कितने दिनों में होनी चाहिए? 90 दिनों के अंदर खत्म होनी चाहिए। मामला खत्म। इंक्वायरी कौन करेगा? जिसको कंप्लेंट करोगे। इंक्वायरी कौन करेगा? जिसको आप कंप्लेंट करोगे। अब उसके बाद आप आ जाइए, ये हो गया सेक्शन 10। सेक्शन 9 यहां लिख देते हैं। 9, 10, 11। एक मिनट, सॉरी, इंक्वायरी हो गया ना सेक्शन 11। सेक्शन 11। अब आ जाइए सेक्शन 12। क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी? ड्यूरिंग इंक्वायरी क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, मतलब इंक्वायरी जब तक चल रही है तब तक क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान रख लेना। ALT, ट्रांसफर, किसी का भी एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। लीव दी जा सकती है। अदर ऑर्डर, कोई भी और ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो अपने से क्या पूछा जा सकता है? अपने से सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि क्या इंक्वायरी के दौरान ऑर्डर पास किए जा सकते हैं? यस। ट्रांसफर किया जा सकता है, छुट्टी पर भेजा जा सकता है, कोई और ऑर्डर पास किया जा सकता है, ये। देन सेक्शन 13, इंक्वायरी फाइनल हो गई जी। अब इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट में हमको ये ध्यान रखना है भी, इंक्वायरी रिपोर्ट हो गई, या तो डिसीजन होगा कि बंदे ने ऑफेंस किया है, डिसीजन होगा बंदे ने ऑफेंस नहीं किया, बात खत्म। हमको यहां ये ध्यान रखना है प्री पर्पज से, इंक्वायरी रिपोर्ट कब सबमिट होगी, सबमिट कब तक करोगे आप? तो ध्यान रखना, विद इन 10 डेज ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी खत्म होने के 10 दिनों के अंदर अंदर, इंपॉर्टेंट है, 10 दिनों के अंदर अंदर आप सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपकी रिपोर्ट है, आपने कहा उसने ऑफेंस नहीं किया, मामला वहीं खत्म। आपने कहा कि उसने ऑफेंस किया है, फिर उसके बेसिस पे आप उस पे पनिशमेंट लगाओगे, कंपेंसेशन ऑर्डर करोगे, ये सब होगा। ये हुआ आपका इंक्वायरी। उसके बाद कुछ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 14, 15 अपने लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सिर्फ इंडेक्स देख लेना। 16 जो है इंडेक्स देख लेना, इंडेक्स बता देता हूं। 14 बात करता है 14, 15, 16, 17। 14 आता है अगर कोई बंदा फॉल्स एविडेंस देता है, फॉल्स रिपोर्ट करता है, ये है 14। फॉल्स एविडेंस देता है या फॉल्स रिपोर्ट करता है, तब क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सी यहां पर सिंपल कहानी है, एज पर सर्विस रूल। एज पर सर्विस रूल, जो उसका सर्विस रूल है उसके हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। कोई इसमें सजा, इस एक्ट में सजा है ही नहीं, सिर्फ एक सेक्शन है जहां पर सजा, अदरवाइज सीधा है सर्विस रूल। 15, कंपेंसेशन के ग्राउंड क्या होंगे? अगर किसी को कंपेंसेशन दिया जा रहा है, रिस्पोंडेंट को कहा जा रहा है इसको पैसा दो, तो कैसे डिसाइड होगा? 15, तो वो मेंस का टॉपिक है, प्री में नहीं आता। 16 है कि भाई जो है आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे, कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी इंटरनल या लोकल कमेटी के लोग हैं वो बात बाहर नहीं जाने देंगे कि ऐसा केस है, विक्टिम कौन है, कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। 17, अगर आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट है एज पर सर्विस रूल्स। अब ध्यान देना, एक बार ध्यान दे देना अपने लिए, जो प्री के हिसाब से वो बता रहा हूं। कंप्लेंट सेक्शन 9, कंप्लेंट कौन करेगा, कहां गया? कंप्लेंट कौन करेगा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में होगी और किसको होगी? राइटिंग में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कंसिलिएशन का सेक्शन नंबर, कंसिलिएशन कब होगा? सेटलमेंट
एग्रीव्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पे। इंक्वायरी कितने समय में खत्म होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। बाकी इसका सिर्फ इंडेक्स रख लेना, ये इंडेक्स। एंड उसके बाद सेक्शन 18 अपील, कि जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं इंक्वायरी में, जो भी उसके खिलाफ अपील हो सकती है। यस, 90 डेज, 90 दिनों में आप अपील कर सकते हो। किसको? जो भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनता है एज पर सर्विस रूल्स। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अपील हो सकती है? यस। कौन सा सेक्शन अपील की बात करता है? अपील कितने दिनों में हो सकती है? अपील किसको हो सकती है? ये है प्रक्रिया। बहुत शॉर्ट में बताई गई है, यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर बातें बताई गई हैं, बहुत इन डिटेल इन डेप्थ छोटी से छोटी बात नहीं बताई गई। मोटा मोटी बताई गई है कि कंप्लेंट करोगे, कंप्लेंट को लेकर बातें क्लियर है। कंसिलिएशन, इंक्वायरी को लेकर बस इतना बोला गया, इंक्वायरी करोगे एज पर सर्विस रूल करोगे, इंक्वायरी कितने दिनों में करोगे। फिर उसके बाद ये जितनी भी बातें हैं बिल्कुल मोटा मोटी तौर पर है। जहां पर भी पनिशमेंट की बात आई बस इतने ध्यान रख लेना, एज पर सर्विस रूल, एज पर सर्विस रूल। ये हुआ आपका अपील। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का? डेज वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डेज बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर वाला पार्ट हो गया। चौथा पार्ट इज प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड देन इज मिसलेनियस। यस, कोई भी डाउट उसके बाद। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस, मिसलेनियस को लेकर कहानी सिंपल सी है अपने लिए। मिसलेनियस मतलब जितने भी छोटे मोटे बातें हैं, जैसे आपसे इंडेक्स जो पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन एम्प्लॉयर की ड्यूटीज के बारे में बताता है। प्री में आपसे इतना ही पूछा जाएगा, कौन सा सेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में बताता है, इतना ही पूछा जाएगा। सेक्शन नंबर बता दो, बस इतना पूछा जाएगा। हाँ, 2-3 सेक्शन है जहां से आपसे टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है, 19, 20, 21, 22, 26, 27 और 28 से। ठीक है, अब ध्यान दे देना। 26 पेनल्टी, 27 कॉग्निजेंस। हाँ ठीक है, 27, 28। ठीक है, ये ध्यान दे देना। सेक्शन सॉरी सेक्शन 26 जो बात करता है पेनल्टी की, सेक्शन 27 जो बात करता है कॉग्निजेंस की, भाई कॉग्निजेंस कौन लेगा। ये दो सेक्शन है, कॉग्निजेंस कौन लेगा, ये दो सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है पूरे मिसलेनियस में। बाकी सिर्फ इंडेक्स देख लेना, इंडेक्स ध्यान रख लेना बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बाकी उसके अलावा अगर आपको वही बता देता हूं मैं, ये दो सेक्शन। बाकी उसके अलावा अपने जो भी बातें, जो प्रोसीजर बहुत मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी इन डिटेल देखना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है, आप उसको आराम से तसल्ली से इन डिटेल देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहे, कोई दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, अब आ जाओ पेनल्टी को लेकर। पेनल्टी को लेकर सिंपल सी बात बोली गई है कि भैया अगर सेक्शन 14, 13, 14 और 22, सॉरी 13, 17 और 22, अब हमको ये सेक्शन नंबर अभी नहीं ध्यान रखने, हमको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया जो एम्प्लॉयर है, ये किसकी बात करता है पेनल्टी, एम्प्लॉयर। अगर जो एम्प्लॉयर है वो इस एक्ट के प्रोविजन का ब्रीच करता है, तब उसको सजा दी जा सकती है। सजा कितनी है ये ध्यान रख लेना, सिर्फ फाइन लगेगा अप टू 50,000 रुपीज। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सेक्शन पेनल्टी की बात करता है, सेक्शन 26। किसके किसके ऊपर पेनल्टी की बात की गई है, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर अगर इस एक्ट का कोई भी सेक्शन ब्रीच करता है तो कितनी सजा होगी, 50,000 रुपए तक फाइन लग सकता है, और कुछ भी नहीं। और कोई इस सेक्शन, इस एक्ट के अंदर कोई भी सजा का प्रावधान ही नहीं है। ये हो गया सेक्शन 26। अब उसके बाद 27, सेक्शन 27। इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस की बात की गई है, उनकी कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट ले सकता है। मतलब अगर फाइन, जैसे मान लो 26 के अंदर बात लगती है कि साहब इस एम्प्लॉयर ने इस एक्ट का ब्रीच किया है, तो सजा कौन सुनाएगा, कौन सा कोर्ट सुनाएगा, कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट लेगा। नहीं नहीं नहीं, कोर्ट में एग्जीक्यूट है,
कोर्ट में एग्जीक्यूट है। ऐसा होता है कि इसके अंदर जो प्रक्रिया है ना वो कुछ ऐसी है कि पहले इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास जाता है, फिर वो लोग अगर कहते हैं कि हाँ भैया इसने ऑफेंस किया है, फिर उसके बाद जो भी उस पर केस बनता है, जो भी प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ये बोलूं कि भाई ये नहीं है कि अगर किसी लेडी के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती, वो पुलिस में जा सकती है, पुलिस में जाए। इंटरनल कमेटी जो अपना जांच कर रही है वो करती रहेगी। इंटरनल कमेटी अपना जांच करती है और वो बोलती है कि इस बंदे ने ऑफेंस किया है, सेक्सुअल हेरेसमेंट किया है, तो इंटरनल कमेटी जो भी सजा सुना सकती है एज पर दिस एक्ट, उस पर कंपेंसेशन लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, वो तो लगा ही सकती है। और उसी के साथ साथ इंटरनल कमेटी फिर क्या करेगी, कोर्ट को या जो भी कंप्लेंट करवा देगी थाने में या कोर्ट को बोलेगी कि आप भी इस पे जो भी बीएनएस आईपीसी की जो भी धाराएं बनती हैं आप वो भी लगाइए। तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसे सेक्शन 26 अपने ने भी पेनल्टी बोला कि एम्प्लॉयर अगर इस एक्ट के सेक्शन का ब्रीच करता है तो कितनी पेनल्टी, 50,000 तक की। अब वो पेनल्टी लगाएगा कौन, कोर्ट लगाएगी कि भैया तुमको कहा है कि तुमको इंटरनल कमेटी बनानी है, तुम क्यों नहीं बना रहे हो, कौन सजा सुनाएगा, कोर्ट सुनाएगी। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि कॉग्निजेंस इस एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं, एक्ट के ऑफेंसेस मतलब सेक्शन 26 है, या मान लीजिए इंटरनल कमेटी की ड्यूटी है कि आपको काम ढंग से करना है, आपको मतलब जो भी इंक्वायरी करनी है वो सही से करनी है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो मामला कौन सी कोर्ट के पास जाएगा। एक कॉग्निजेंस कैसे हो सकती है, जैसे नॉर्मल नहीं अपने बोलते पुलिस रिपोर्ट पे या ये सब, कैसे हो सकती है, तो कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट लेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है, या तो एग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट कर दे, या फिर इंटरनल या लोकल कमेटी कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करते हैं, ये है आपका कॉग्निजेंस। एक्ट के ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस कैसे। और एक और छोटा सा सेक्शन और छोटी सी बात जो कई बार पूछा गया है कि इस एक्ट के जो ऑफेंसेस का नेचर है वो कैसा है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है, ये एक्ट को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं माना गया है, नॉन कॉग्निजेबल। ये है आपका छोटा सा ये एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शुरू के और प्रोसीजर है, उसके बाद के जो है सिर्फ इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये पेनल्टी में कितनी पेनल्टी है, कॉग्निजेंस कौन लेगा, कैसे लेगा, ये अच्छे से पढ़ लेना। और एक इंडेक्स के अंदर जब आप लास्ट के मिसलेनियस वाले सेक्शन पढ़ना ना 21 से 30, तब ये ध्यान रख लेना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर है। हालांकि बहुत कम चांस है कि एग्जामिनर इतना अजीब सा क्वेश्चन पूछे, बट फिर भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका एक्ट है, इतना सा ही एक्ट है, इससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। इन डिटेल आपको पढ़ना है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप डिटेल कर लेना अभी, क्योंकि अपना ऑफिस रैपिड रिवीजन है, तो जितना भी प्री में आने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अब कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट मुझे आपके चाहिए होंगे, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आपको एक बता दूं। यस, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, फिर मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए आपका बस, ठीक है। अब एक चीज ऐसा है कि ऑब्वियस भाई रिकॉर्डेड लेक्चर का आप लोग के पास फीचर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी थोड़े ऐसे हैं जो
रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करते हैं, चाहे जॉब मान लो, कॉलेज मान लो, कोई भी रीजन मान लो, ठीक है। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग आप लोगों को इतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रेटेजी चल रही है। तो अपन लोगों ने एक आइडिया सा बनाया है कि 10-10 स्टूडेंट को पर डे दिए जाएंगे। पर डे इज लाइक जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग को जैसे एक लिस्ट बनाई जाएगी कि मंडे का स्लॉट इतने स्टूडेंट का है, ट्यूसडे का इतने का है, वेंसडे का इतने, जैसे एक लिस्ट बनाई है। जैसे नॉर्मली एक नाम बता देता हूं मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मंडे में क्या कर दिया है, 5-7 बच्चे लिखते हैं, 10 बच्चे हैं वैसे तो, ठीक है। तो जैसे मान लो निशा है, मानसी है, कनुप्रिया है, गुरसिमरन है, ऐसे करके 5-7 बच्चों का, 10 बच्चों का वैसे मंडे का लिस्ट लिख दिया है। अब आप लोगों का क्या है, अपने पास एक मेंटरशिप का ऑप्शन है। आप लोग को जैसे एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि भाई मान लीजिए शाम को 7 या 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का 2 घंटे का आपके पास एक स्लॉट है। आप अपने कन्वीनियंस टाइम से वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैंडेटरी होगा कि हर बच्चे को 15 दिनों में एक स्लॉट बुक करना है, मतलब हर 2 हफ्ते में आपको एक स्लॉट बुक करना है। आपके कोई डाउट है, प्रिपरेशन को लेकर कुछ पूछना है तो आप पूछिए, नहीं है तो हमको आपसे ये पूछना होगा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या आपका एट प्रेजेंट स्टेटस है, ताकि हम लोग आपको अगर कुछ भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बता सके। कि एक स्ट्रेटेजी को लेकर आप लोग एक ट्रैक पर चलते रहो, स्ट्रेटेजी को लेकर अपने हमेशा ध्यान रखें कि अपने इधर उधर भटके ना, ठीक है। तो इस चीज को लेकर है आपको एक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। जो मेंटरशिप को लेकर जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग को टाइम बताए जाएंगे कि भैया मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये है। तो प्लीज आप लोग को जो दिन बताए गए ना, आप अपने ही दिन के हिसाब से सेशन बुक करना। कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप मंडे में ही बुक करोगे, तो आप मंडे जो भी उस महीने में मंडे अवेलेबल है उनमें, जो इनको ट्यूसडे का दिन दिया गया है तो ट्यूसडे, जिनका वेंसडे का है वेंसडे। संडे को लेकर काफी ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि जो बचे हुए बच्चे हैं उनको फिर संडे में रखा है, 20 से 30 बच्चे हैं, तो फिर वो सारों के लिए संडे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज की जा रही है। आप लोग प्लीज बुक करना सेशन, और ऑब्वियस मैंडेटरी है, सेशन बुक करना इज मैंडेटरी। हर 2 सेशन में से एक सेशन, मतलब महीने में आपको 2 सेशन करने ही करने हैं। चाहे तो आप डाउट्स पूछना, प्रिपरेशन को लेकर पूछना, अदरवाइज हमको आपसे ये जानना है कि भाई आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। ये कुछ एक चीज है। तो ये एक चीज बतानी थी। कोई भी डाउट कुछ भी, आपको लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, तो वो लिस्ट जब आपको मिलेगी तो डे वाइज होगी, हर डे में नाम लिखे होंगे, तो वो देख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। अब अपनी क्लास खत्म है। ये हो गया ना। कल अपने चालू करेंगे कौन, कल वो लिस्ट में क्या है, व्हाट ग्रुप पे जो मैंने लिस्ट डाली थी अपने ने, उसमें क्या है कल? ठीक है। तो अब खत्म। हाँ, कल जेजे का है ना, ठीक है, जेजे का है कल। ठीक है, फिर कल से अपने जेजे चालू कर देंगे। कल तो हो सका तो सेक्शन 2 ही पढ़ा पाएंगे पूरा, क्योंकि बहुत लंबा सेक्शन है, और बाकी तो ठीक है। अरे यार हाँ सॉरी, मैं भूल जाता हूँ यार, संडे है कल, टीपीए, सॉरी, कल संडे है, मैं भूल जाता हूँ। कल टीपीए का आपने रैपिड रिवीजन करेंगे 1 to 53A, और निपटा देंगे रैपिड रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, करें खत्म फिर आज की क्लास। कोई डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। बारह बजे, दोपहर को 12 बजे चालू करेंगे अपने, क्योंकि ऑब्वियस 1 to 53 निपटाना है, तो क्लास 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, अपने फिक्स नहीं रख सकते हैं। तो 12 बजे चालू कर देंगे क्लास। 1 से लेकर 53, 1 to 53 ये सारा निपटा देंगे। इंटरप्रिटेशन जितना भी है, जितना भी प्री के हिसाब से जितना आपको जानने लायक है, वो सब निपटा देंगे। ठीक है, कर दें खत्म फिर अब।
ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।